हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पोम के बारे में जो लिखी है पर्सी बिश शेली ने, ओzymandias। ये वीडियो आप लोगों के लिए इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पोम को लाइन बाय लाइन समझेंगे, उसके थीम्स डिस्कस करेंगे, पोएट के बारे में जानेंगे और उसके फॉर्म को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पोम को लाइन बाय लाइन समरी। अब इसको डिटेल में समझते हैं। लाइन 1, स्पीकर जो बेसिकली शेली खुद या उनके कोई करीब नरेटर हैं, बताती हैं कि उसने एक ट्रैवलर से मुलाकात की जो एंटीक लैंड से आया था। ये फ्रेज हमें इमीडिएटली डिस्टेंस क्रिएट करता है। हम ये इवेंट डायरेक्टली नहीं देख रहे हैं, हम एक सेकेंड हैंड अकाउंट सुन रहे हैं। लाइन 2 to 3, ट्रैवलर बताता है कि रेगिस्तान में 2 वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन खड़े हैं। यहाँ ध्यान दें, कोई बॉडी नहीं है, सिर्फ लेग्स। स्टैचू ऑलरेडी ब्रोकन है, फुल पिक्चर मिलने से पहले ही। लाइन 3 to 4, लेग्स के पास सैंड में हाफ संक एक शार्टेड विजाज पड़ा है, एक टूटी हुई फेस। वो उसी डेजर्ट में धंस रही है जो उसके अराउंड है। टाइम और नेचर दोनों इसे धीरे धीरे निगल रही हैं। लाइन 4 to 5, फेस पर अभी भी फ्राउन, रिंकल लिप और स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड है, यानी टूटने के बाद भी एक्सप्रेशन सर्वाइव करता है। और ये एक्सप्रेशन काइंड नहीं है, ये कंटेम्पशियस एरोगेंट है, एक ऐसे इंसान का जो ओबे होने का आदी है। लाइन 5 to 8, यहाँ शैली स्कल्पचर की तरफ शिफ्ट करती हैं। आर्टिस्ट ने वेल दोज पैशंस रीड, मतलब उसने राजा के रियल कैरेक्टर्स को समझा और उन्हीं इमोशंस को स्टोन पर इतना विविडली स्टैम्प किया कि वो येट सर्वाइव करता है। लाइन 8 स्पेशली क्लेवर है। द हैंड दैट मॉक देम एंड द हार्ट दैट फेड। स्कल्पचर का हैंड उसने किंग की एक्सप्रेशन को मॉक किया, यानी इमिटेट भी किया और रिडिक्यूल भी, जबकि किंग का हार्ट फेड करता था उन्हीं पैशंस को, अपने ईगो, अपनी क्रुएलिटी को। लाइन 9 to 11, अब पेडिस्टल की बात। स्टैचू का बेस जहाँ एक इंस्क्रिप्शन सर्वाइव करता है, माई नेम इज ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्ड्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर। ये बेसिकली एक बॉस था, दूसरे रूलर्स को चैलेंज करते हुए कि वो अपनी अचीवमेंट्स को ओzymandias से कंपेयर करें। लाइन्स 12 to 14, और फिर आता है पोम का सबसे पावरफुल मूवमेंट, नथिंग बिसाइड्स रीमेन। कोई वर्क्स बचा ही नहीं देखने के लिए, सिर्फ डीके, सिर्फ एक कोलेसल रैक। और पोम खत्म होता है कंप्लीट एम्प्टीनेस की इमेज पर। द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे। कोई मॉन्यूमेंट नहीं, कोई एम्पायर नहीं, कोई राजा नहीं, सिर्फ एंडलेस फ्लैट सैंड जो सब कुछ के प्रति इंडिफरेंट है। मेजर थीम्स, अब देखते हैं ये पोम 200 साल बाद भी क्यों इतना मैटर करती है। थीम 1, पावर का इनएविटेबल डीके। ये पोम का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है। ओzymandias ने ये मॉन्यूमेंट स्पेसिफिकली इसलिए बनाया था ताकि टाइम को डिफाई कर सके, राइवल किंग्स को डराने के लिए। लेकिन ये मॉन्यूमेंट बिल्कुल ऑपोजिट प्रूव हुआ कि कोई भी पावर, कितना भी एब्सोल्यूट क्यों ना लगे, फॉरएवर नहीं टिकती। लुक ऑन माई वर्ड्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर वाला कमांड डेविस्टेटिंगली आयरनिक बन जाता है, क्योंकि देखने के लिए कुछ बचता ही नहीं। बॉस अपने ही सब्जेक्ट से ज़्यादा जिंदा रहता है और इसी तरह सेल्फ मॉकरी बन जाता है। थीम 2, हब्रिस एंड सेल्फ डिसेप्शन। स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड हमें बता देता है कि ओzymandias कैसा इंसान था, एरोगेंट, कंटेम्पशियस, अपनी प्रेमिनेंस को लेकर फुली कन्विंस्ड। उसे इमेजिन ही नहीं हो पाता था कि एक फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है जहां उसका एम्पायर एग्जिस्ट ना करे। यही हब्रिस का एसेंस है, अपने लिमिट्स को इमेजिन ना कर पाना। थीम 3, आर्ट वर्सेस पावर। यहाँ एक सटल पॉइंट आता है। स्कल्पचर किंग से ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है। स्टैचू ओzymandias की ग्लोरी से ज़्यादा इफेक्टिवली स्कल्पचर की परसेप्शन ऑफ हिज क्रुएलिटी को प्रिजर्व करता है, जो आर्ट एक टायरेंट की सेलिब्रेशन के लिए कमीशन्ड होता है। वो एंड में उसी टायरेंट को एक्सपोज कर देता है। ये एक क्वाइटली रेडिकल आइडिया है और शेली, जो खुद डीपली एंटी मोनार्किस्ट हैं, क्लियरली ये इंडेंट करती हैं। थीम 4, नेचर की सबलाइम इंडिफरेंस। लास्ट इमेज, लोन एंड लेवल सैंड्स ड्रामेटिक नहीं है, ये फ्लैट है, साइलेंट है, टोटल है। ओzymandias को पनिश नहीं करता या उसके फॉल को सेलिब्रेट नहीं करता, वो सिंपली केयर ही नहीं करता। ये इंडिफरेंस किसी भी एक्टिव डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये हमें रिमाइंड कराता है कि नेचर ऐसी टाइमलेस स्केल पर ऑपरेट करता है जहाँ ह्यूमन एम्पायर्स बेयरली एक फुटनोट है। थीम 5, स्टोरी टेलिंग्स के लेयर्स। नोटिस करो हम एक्चुअल इवेंट से कितने डिस्टेंट हैं। पोएट ने ट्रैवलर से सुना, ट्रैवलर ने एक ब्रोकन स्टैचू देखा जो खुद एक डैमेज कॉपी है एक इंसान की जो हजारों साल पहले जिंदा था। हर लेयर इन्फॉर्मेशन लूज करता है। जब तक ये स्टोरी हम तक पहुंचती है, रियल ओzymandias का ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ फ्रेगमेंट्स, सैंड और स्टोन के स्लैब पर कुछ वर्ड्स।
तो ये पोम किसने लिखा? अब बात करते हैं पर्सी बिश शेली के बारे में। पर्सी बिश शेली का जन्म 1792 में ससेक्स इंग्लैंड में हुआ और वो इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट के मेजर पोएट्स में से थी। लॉर्ड बायरन और जॉन कीट्स के साथ शेली अपनी रेडिकल पॉलिटिक्स के लिए फेमस और कुछ लोगों के लिए नोटोरियस थी। उन्हें ऑक्सफोर्ड से एक्सपेल कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने एथिज्म को डिफेंड करते हुए एक पैम्पलेट लिखा था। उन्होंने 2 बार एलोप किया, अपने वेल्दी फैमिली से कांस्टेंट क्लैश किया और अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा ब्रिटिश सोसाइटी के आउटसाइडर के रूप में गुजारा। फाइनली इटली में सेटल हो गई। उन्होंने ओzymandias 1817 में लिखा था, अपने फ्रेंड हॉरेस स्मिथ के साथ एक फ्रेंडली कंपटीशन के रूप में। दोनों पोएट्स ने सोनेट्स लिखा जो इंस्पायर्ड था एक मैसिव इजिप्शियन स्टैचू फ्रेगमेंट की न्यूज से। रेमेसी II ब्रिटिश म्यूजियम भेजा जा रहा था। शेली का वर्जन पहले पब्लिश हुआ जनवरी 1818 में और उसने स्मिथ के पोम को सेंचुरीज में कम्प्लीटली ओवरशैडो कर दिया। शेली की डेथ बहुत यंग एज में हुई, सिर्फ 29 साल की उम्र में, एक बोटिंग एक्सीडेंट में ड्रॉन होकर इटली की कोस्ट पर 1822 में। लेकिन उनकी रेपुटेशन एज अ ग्रेट रोमांटिक पोएट सिर्फ बढ़ती ही गई है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ओzymandias एक सोनेट है, 14 लाइन्स की पोएट्री, लेकिन ये एक अनयूजुअल सोनेट है। ट्रेडिशनल सोनेट्स एक स्ट्रिक्ट पेट्रियार्कल थीम फॉलो करते हैं या एक शेक्सपियरन वाला। शेली दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करती थी। उनका राइम स्कीम इरेगुलर है, दोनों ट्रेडिशन के एलिमेंट्स को मिक्स करता है और उनसे ब्रेक भी करता है। कई स्कॉलर्स इसे डेलिब्रेट मानते थे। शेली एक ऐसी पोएटिक फॉर्म यूज़ कर रही हैं जो ऑर्डर और ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है, ताकि वो ऑर्डर और ट्रेडिशन के ही कोलैप्स के बारे में बात कर सकें। पोएम में हैवी इंजबमेंट भी है। सेंटेंसेस जो लाइन के एंड के बाद भी विदाउट पॉजिंग कंटिन्यू होते हैं, जो स्टैचू के ब्रोकन फ्रेगमेंटेड नेचर को मिरर करता है। और लाइन 3 में एक स्ट्राइकिंग सीजर है, इलिप्सिस से मार्क्ड डेजर्ट के बाद, जो पोम में एक विजुअल क्रैक जैसा काम करता है, एग्जैक्टली जैसे स्टैचू में एक क्रैक है। तो ये था ओzymandias, एक 14 लाइन पोम जो ऑलमोस्ट हर एम्पायर से ज़्यादा लंबा जिंदा रहा है, जो इसके लिखे जाने के बाद भी राइज और फॉल हुई है। अगर ये ब्रेकडाउन आपको यूजफुल लगी हो तो कमेंट में अपनी इंटरप्रिटेशन शेयर करो और सब्सक्राइब करो ऐसी ही क्लासिक पोएट्री डीप डाइव्स के लिए। देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।